हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम अपने यूनिट संख्या 8 डी व एफ उपकोष के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में डी उपकोष के तत्वों की सामान्य जानकारी जैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, उनके रंग आदि का अध्ययन किया है। हम इससे पहले वाले वीडियो में डी उपकोष के तत्वों के जो चुंबकीय गुण हैं 3 प्रकार के, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय, उनका अध्ययन किया है। अब हम उससे आगे कि जो चुंबकीय गुण हैं उनके क्या महत्व हैं, क्या उपयोग हैं तथा चुंबकीय गुणों का मान या हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखना कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुणों का महत्व क्या है, चुंबकीय गुणों का महत्व क्या है या हम कहते हैं चुंबकीय गुणों का उपयोग क्या है। तो देखना कैसे है। चुंबकीय गुणों के द्वारा हम कई प्रकार की चीज़ें संक्रमण तत्वों के बारे में बता पाएंगे, जैसे उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके अलावा हम बता पाएंगे उनकी ऑक्सीकरण अवस्था। एक हम बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है या इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक तो क्या बता पाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या युग्मित है, उसके अलावा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके अलावा ऑक्सीकरण अवस्था तथा रंग, और जो संक्रमण तत्व उपसंहसु यौगिक या संकुल यौगिक बनाएंगे उनकी संकरण क्या होगा, उनकी आकृति क्या होगी तथा इन सभी गुणों के बारे में हम चुंबकीय गुणों के द्वारा बता देते हैं। देखना कैसे। यदि मान लो हम ये कहें कि हमारे पास में अनुचुंबकीय पदार्थ है या कोई संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहा है या हम कहते हैं वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहा है, तो अनुचुंबकीय गुण और प्रतिचुंबकीय गुण से हम इन चीज़ों का कैसे निर्धारण करेंगे। तो देखना क्या है, सबसे पहले हमें पता है कोई संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहा है, तो इसका मतलब उसके पास में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमें पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है और चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दूसरी बात क्या है, यदि वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहा है तो उसके पास में क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमने ज्ञात कर लिया, अनुचुंबकीय पदार्थ है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, प्रतिचुंबकीय है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये देखा जाए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण कैसे करें। तो एक चीज़ है भाई, जो अनुचुंबकीय गुण होते हैं ना, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सीधे क्या होते हैं, समानुपाती। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उसके अनुचुंबकीय गुण भी बढ़ते हैं। तो जिसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसका अनुचुंबकीय गुण भी ज़्यादा होगा, अनुचुंबकीय गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरी आती है बात ऑक्सीकरण अवस्था या हम कहते हैं उसके बाद में उनके रंग के बारे में। तो देखो क्या है, हमने डी उपकोष की या हम कहते हैं संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ी थी और हमने 3D श्रेणी की विशेषताएं पढ़ी थी। 3D श्रेणी में मुख्यतः ये तत्व है 10। जब हमने अध्ययन किया था ऑक्सीकरण अवस्था का तो हमने ये कहा था कि ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण Mn तक तो बढ़ रहा था, Mn के बाद में जैसे हम आएंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तब हमने ये कारण कहा था कि Mn तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण बढ़ता है और Mn हमें पता है Mn+7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसके जस्ट बाद में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण कम हो रहा था और Zn+2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता था। तो हम ये कहेंगे क्या कि ऑक्सीकरण अवस्था यदि अधिक दर्शा रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था अधिक दर्शा रहा है, इसका मतलब उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसका मतलब वो क्या हो, कौन सा गुण दर्शाएगा, अनुचुंबकीय गुण। तो यदि कोई पदार्थ अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहा है तो हम क्या सोचेंगे, उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और अनुचुंबकीय गुण मान लो वो अधिक मात्रा में दर्शा रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या होगी, अधिक होगी। और कम मात्रा में दर्शा रहा है अनुचुंबकीय गुण तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, कम होगी। अच्छा देखो, एक फिनोमिना और आता है रंग का।
रंग के बारे में भी हमने डी उपकोष के द्वारा प्रदर्शित होने वाले रंग, इनके क्या कारण है, उनके बारे में भी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है। अच्छा देखो, रंग प्रदर्शित करता है ना, तो उसका मुख्य कारण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कारण होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा को ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में वापस आएंगे तो वो रंग प्रदर्शित करेंगे। तो मुख्यतः रंग प्रदर्शित करने का कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि कोई पदार्थ अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहा है तो सीधी सी बात है उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या दर्शाएगा? रंग प्रदर्शित करेगा। क्या प्रदर्शित करेगा? रंग दर्शाएगा। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। इसके पास में अनुचुंबकीय गुण, जो अनुचुंबकीय गुण वाले थे उसके पास में रंग प्रदर्शित करेंगे, ये रंग प्रदर्शित नहीं करेंगे। उसके अलावा जिनके पास अनुचुंबकीय गुण हैं उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जब होंगे तो ये ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का गुण क्या होगा? इनमें ज़्यादा होगा। इसका मतलब अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा देंगे, +5 भी दर्शा दें, +6 भी दर्शा दें, +7 भी दर्शा दें, ठीक है। जबकि जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी। कम इसलिए होगी क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक से आसानी से नहीं निकलते हैं, तो इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः +2 तक ही जाएगी। किनकी? जो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, ठीक है। उसके अलावा भी हम इनके जब ये उपसंयोगिक बनाएंगे संकरण तत्व, उनके संकरण, उनकी आकृति, तथा एक बात और है क्या कि जो ये बंध बनाएंगे आयनिक बंध, एक बंध आता है हमारा सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध के जो अंतर की व्याख्या हम अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुणों के आधार पर कर लेते हैं। तो देखना ये क्या था अभी तक, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुणों से यदि हमें पता है वो अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहा है कोई, या हम कहते हैं वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शा रहा है कोई संकर्ण तत्व, तो उनके द्वारा हम उनके और भी गुणों का अध्ययन कर लेंगे। कैसे? हमें पता है क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय गुण दर्शा रहा है, तो हमारे दिमाग में क्या बात आएगी? उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंग भी दर्शाएगा, और यदि अनुचुंबकीय गुण ज़्यादा है तो उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक है, और अनुचुंबकीय गुण है तो इसका मतलब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी अधिक होगी, रंग प्रदर्शित करने का गुण भी अधिक होगा। जबकि जिनके पास प्रतिचुंबकीय गुण है तो हम क्या कहेंगे? उनके पास में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से न तो वो रंग दर्शाएंगे और उनके द्वारा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का गुण भी क्या होगा? कम होगा। ये हमारे चुंबकीय गुणों का महत्व था। अब हम इससे आगे चुंबकीय गुणों का मान कैसे निकालें, हम कहेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालें, उसे हम ज्ञात करेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा चुंबकीय आघूर्ण का पता लगाना। अच्छा देखो, सबसे पहले हम ये देखें कि चुंबकीय आघूर्ण होता क्या है। चुंबकीय आघूर्ण, एक बात तो ये है कि इसे हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। और इसका जो मात्रक होता है ना, इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटोन, Bm, बोर मैग्नेटोन। अच्छा देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मान हम तब बता पाएंगे जब कोई भी तत्व या परमाणु चुंबकीय गुण दर्शाए। अच्छा देखो क्या होता है कि कोई भी परमाणु यदि चुंबकीय गुण दर्शा रहा है तो उसका मुख्यतः कारण क्या होता है? देखो, उसका कारण ये होता है परमाणु की संरचना में सबसे अंदर होते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, तथा उसके बाहर होते हैं उसके कोष। बाहर क्या होते हैं? कोष। इन कोषों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इन कोषों में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है सभी में। ये बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? किसी के पास 4 होंगे, 5 होंगे, किसी के पास 8-9 भी होंगे। ये बाह्यतम कोष में, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, ठीक। अच्छा देखो, ये इलेक्ट्रॉन है ना बाह्यतम कोष में, ये नाभिक के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं तो 2 प्रकार की गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार की हो जाती है। एक तो हो जाती है इसकी कक्षीय गति, और एक हो जाती है इसकी अक्षीय गति। एक कक्षीय गति और एक होती अक्षीय गति। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा रहता है? ऋण आवेश, ठीक है। अच्छा देखो, होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा
नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो दो गति कर रहा है, कक्षीय और अक्षीय गति। यदि मैं ये कहूँ कि ये जो मार्कर है इसे हम एक इलेक्ट्रॉन समझें तो ये इस प्रकार से घूम रहा है, तो ये गति तो होगी इसकी कौन सी, कक्षीय गति। कौन सी गति होगी, कक्षीय गति। तथा जब ये कक्षीय गति करता है तो स्वयं भी अपने अक्ष पर घूमता है, ऐसे खुद भी घूम रहा है, अपनी अक्ष पर खुद भी घूम रहा है और नाभिक के चारों तरफ चक्कर भी लगा रहा है, खुद भी घूम रहा है और नाभिक के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब कक्षीय गति के साथ साथ कौन सी गति कर रहा है, अक्षीय गति। तो कुल जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, किसका, कुल जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा जिसे हम कह देंगे म्यू कुल, वो इसकी अक्षीय गति के कारण और कक्षीय गति के कारण दोनों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के योग के बराबर होगा। तो हम कहेंगे म्यू कक्षीय प्लस में म्यू अक्षीय, क्या कहेंगे, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण तथा अक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दोनों का योग कुल चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होता है। अच्छा देखो क्या है कि जो ये म्यू कक्षीय है ना उसका मान लगभग 0 हो जाता है, या हम कह देंगे नगण्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति कर रहा है, इस प्रकार से कक्षीय गति करता है, उस स्थिति में कक्षीय गति कर रहा है, उस स्थिति में नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी लगभग बराबर होती है। इसलिए कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, 0। भी ये कक्षीय वाला 0 हो गया तो म्यू कुल है वो क्या हो गया, म्यू अक्षीय। म्यू कुल ही क्या हो गया, म्यू अक्षीय। और जो म्यू अक्षीय होता है उसे ज्ञात करने का सूत्र ये आता है n+2 कोष्टक में, उसके बाद n से गुणा इसका रूट और इसका मात्रक साथ में लिखा जाएगा बोर मैग्नेटॉन Bm। अच्छा, अब जो म्यू अक्षीय है वो ही म्यू कुल है, तो हम ये नहीं कह सकते क्या म्यू कुल बराबर क्या हो गया, याद करने का सूत्र ये n+2 इसका रूट कर देंगे और मात्रक क्या आ गया Bm, बोर मैग्नेटॉन। अच्छा एक बात और, अब यहाँ जो n आया है ना, n आया है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ रखेंगे, उसको 2 से जोड़ेंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देंगे, उसका रूट निकाल देंगे और उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। अच्छा अब देखो क्या है कि हम 2-4 उदाहरण लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना कितना होगा। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना तरीका ये है, हम 2-4 उदाहरण लेंगे, फिर उसके बाद में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको न तो सूत्र याद रखना है, न कुछ और ध्यान रखना है, न कैलकुलेशन करनी है, आप सीधे ही उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान बता दोगे। देखना कैसे, यदि हम पहला उदाहरण लें, एक तो ले लें, हमने ले लिया स्केडियम, ठीक है, उसके बाद में हमने ले लिया टाइटेनियम 3+, एक हमने ले लिया Fe2+, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये +3 में है, उसके अलावा Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इन सब का हमने उदाहरण ले लिया, ठीक। तो देखो सबसे पहले अपना तरीका रहता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 4s2 3d1। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें तो 4s उपकोष में 1 कक्षक और d उपकोष में 5 कक्षक, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 3d का है और ये किसका है, 4s का। यदि हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। यदि हम अब यहाँ सूत्र लगाए म्यू बराबर n+2, यहाँ हमने क्या रख दिया Bm, तो देखो यहाँ हम क्या रखेंगे, 1 और 2, 1 को 2 से जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 3 को फिर यहाँ 1 रखेंगे, 1 से गुणा कर देंगे तो म्यू बराबर क्या आ गया, √3। √3 का मतलब √4 होता तो 2 आंसर आता, तो 2 से थोड़ा सा कम 1.73 Bm के लगभग आसपास, ठीक है। अब हम इधर दूसरा उदाहरण लेते हैं टाइटेनियम का। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 4s2 3d2। यहाँ टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, तो 4s0 3d1। डी उपकोष में हमें पता है कक्षक होते हैं 5, इलेक्ट्रॉन इसके पास में कितना है, 1, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर कितना आ गया, 1।
युग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर इसका भी एक, इसका भी एक, तो हम मान रखेंगे तो इसके चुम्बकीय के आघूर्ण का मान भी क्या आ गया 1.73 Bm। उसके अलावा देखो अगला उदाहरण अपने पास में है Fe2+। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखें तो ये होता है 4s2 3d6। यदि हम कहें कि Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका +2 में है तो यहाँ s उपकोष से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, डी उपकोष में कितने बच गए 6। डी उपकोष में हमें पता है कक्षक होते हैं 5, तो 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अच्छा अब हम देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ डी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन है 6 लेकिन ये दोनों युग्मित है तो 1 2 3 4 क्या बच गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब हम सूत्र लगाएंगे अपना यही, तो देखो यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 4 + 2 कितने हो गए 6, 6 को 4 से ही गुणा करेंगे तो कितने हो गए √24, कितने आ गए √25 होता तो 5 आंसर आता। अब अपना कितना आया है ये आंसर 5 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब 4.91 Bm बोर मैग्नेटॉन के बराबर। उसके बाद में अपना लास्ट उदाहरण है Fe3+। कौन सा उदाहरण है Fe3+, तो देखो Fe का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है, Fe2+ का ये है, Fe3+ में क्या होगा Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन कम करो तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे गए, एक किससे चला जाएगा डी से, तो इसके पास में क्या बच गया इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s0 3d5। d5 का मतलब ये इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है। अच्छा अब n का मान कितना आ गया 5, पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हम सूत्र में रखें तो ये हमारा सूत्र है, यहाँ 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 को 5 से गुणा किए तो कितने आ गए √35, और √35 का मतलब 36 होते तो 6 आते। अब ये 5 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब 5.93 Bm के आसपास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अच्छा अब देखो क्या है, हम क्या तरीका अपनाएं कि यदि कंपटीशन एग्जाम हम दे रहे हैं तो वहाँ हमारे पास समय नहीं रहता है, तो समय नहीं रहता है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, हमें समय ज़्यादा चाहिए, हम इतना समय ऐसे प्रश्नों में लगाएंगे तो दूसरे प्रश्नों तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी यदि कंपटीशन एग्जाम नहीं है बोर्ड एग्जाम है तो भी क्या है हमारा आंसर आ गया, तो उस आंसर को हम चेक कैसे करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। उसके लिए देखो क्या है, हम एक ट्रिक बना लेते हैं, और वो ट्रिक देखो इस प्रकार से है। इधर मैं साइड में पहले इनको लिख देता हूँ। स्केडियम था, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 था स्केडियम के पास में, तो इसका देखो चुम्बकीय के आघूर्ण √2 के रूप में तो कितना है √3, और वैसे क्या है 1.73। यदि यहाँ n बराबर कितने थे 4, तो 4 थे तो इसके चुम्बकीय के आघूर्ण √√ के रूप में कितना आया है 24, और वैसे कितना आया है 4.91 Bm। उसके बाद में ये है √35, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 हैं, तो ये कितना आया √35, और वैसे कैसा आ रहा है 5.93 Bm। ठीक, अच्छा देखो अब अपना काम इन्हीं से चल जाएगा। कैसे, हम पहले एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी में हम एक ट्रिक बना लेंगे, और ट्रिक बनाते ही हमें केवल कैलकुलेशन करने की इनकी आवश्यकता नहीं है, हमें केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता होंगे तो हम आसानी से उनका आंसर दे देंगे इजी वे में। तो देखना क्या है, सबसे पहले हम इधर लिखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या लिखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसे हम किससे दर्शा रहे हैं n से दर्शा रहे हैं। अच्छा देखो n क्या होता है, देखो क्या है, यदि हम d उपकोष का निकालें तो n का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम 6 ही होगा, क्योंकि d उपकोष के बाह्यतम कोष में एक तो s उपकोष रहता है, उसके अलावा कौन सा उपकोष रहता है d उपकोष रहता है। कौन रहते हैं, एक तो s रहता है, एक क्या रहता है d। s के पास में एक कक्षक है, इनके पास में 5 कक्षक है, तो 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 ही होंगे। लेकिन फिर भी यदि क्या हो हम 10 तक कर लेते हैं हो तो, क्योंकि हमें एक ट्रिक बनानी है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 9 10 यहाँ तक, तो देखना क्या है, हमारा ध्यान अभी हमने एक दो एग्जाम्पल किए थे, जैसे स्केडियम का किया था, टाइटेनियम 3+ का किया था, Fe2+ का किया था, Fe3+ का किया था। अब हम पहले निकालते हैं √√ के रूप में किसका मान, म्यू का मान। यहाँ क्या आएगी वो संख्या, तो देखो क्या है, पहले हमने 1 निकाला था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 था तो √√ के रूप में कितना आया था 3, जब 4 था तो √√ के रूप में कितना आया 24, और जब 5 था तो √√ के रूप में कितना आया
35। तो देखो क्या है, अपनी ट्रिक क्या बन रही है कि इससे जस्ट अगली वाली संख्या है, इससे जस्ट अगली वाली संख्या है, उसका वर्ग करो और वर्ग में से एक कम करके रूट लगा दो। जैसे एक से अगली संख्या क्या थी, 2, 2 का वर्ग कितना है 4, 4 से एक कम करके 3 का क्या लगा दिया हमने, रूट लगा दिया। अब 2 से अगली वाली संख्या क्या है 3, 3 का वर्ग करो कितने हो गए 9, 9 में से एक कम कर दो तो कितने आ गए 8, तो रूट 8 हो गया। 3 से अगली संख्या क्या है 4, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो एक रूट कम कर दिया, एक कम कर दिया तो कितने हो गए रूट 15। सेम ऐसे ही 4 के लिए देखो, 4 से अगली 5 है 25, 5 का वर्ग 25, एक कम करके 24 लिख दिया। 6, 5 से अगली संख्या 6 है, 6 का वर्ग 36, एक कम करके 35 लिख दिया। 6 से अगली संख्या 7 है, 7 का वर्ग हो गया 49 49, उससे एक कम कर दो 48 हो गया। अच्छा अब देखो क्या है 7, 7 से अगली संख्या क्या है 8, 8 का वर्ग 64, एक कम कर दिया कितने आ गए 63। 8, 8 से अगली संख्या 9, 9 का वर्ग 81, एक कम कर दो 80 का वर्ग, 80 का रूट। 9, 9 से अगली संख्या क्या है 10, 10 का वर्ग कितना होता है 100, एक कम कर दिया तो कितने हो गए 99 का रूट। 10 से अगली संख्या 11 है, 11 का वर्ग होता है 121, एक कम कर दो तो कितने आ गए 120 का रूट। ठीक। अच्छा अब देखो इधर यदि हम लिखें कि जो ये क्या निकल के आते हैं चुम्बकीय के आघूर्ण, उसका मान कुल मान क्या आएगा। जैसे BM के अंदर हम देखें तो जैसे हम ये लिखते हैं ना 1 पॉइंट कुछ आ जाए, 2 पॉइंट कुछ आ जाए, उस रूप में हम लिखें तो देखो क्या है, उस रूप में लिखने का सीधा सा तरीका है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना वो संख्या इधर लिख दो, 1 2, इधर 3 है तो 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। अब ये संख्या लिखने के बाद में सभी के आगे आप पॉइंट लगा दो, ये लो हो गई। हमें कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है, कोई सूत्र नहीं लगाना, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिखो और उसके आगे पॉइंट लगा दो। उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में यहाँ आती है 2 संख्या। मुख्यतः ये संख्या क्या होंगी, ये लगभग 7 1 से शुरू होकर और लगभग 9.9 तक 0.99 तक चली जाएंगी। हमें क्या करना है, इन संख्याओं पे खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये संख्या क्या है अपने आमतौर पर खास फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो केवल पॉइंट के आगे क्या संख्या है उस पर ध्यान देना है। यदि ये संख्या बदल गई तो हमारा आंसर बदल जाएगा, पॉइंट के आगे क्या है उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर भी हम क्या करें, पॉइंट के आगे थोड़ा सा बढ़ा के लिख दो, 7 3 हो गए, 7 7 हो गए, 8 1 हो गए, 8 5 हो गए, 9 1 हो गए, 9 3 हो गए, 9 5 हो गए, 9 6 हो गए, 9 7 हो गए। इसके आगे सीधी सी बात क्या ध्यान रखनी है आपको, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी संख्या लिखो, फिर पॉइंट लगा दो। उसके बाद में 2 अंक कौन से आ रहे हैं वो हमें खास प्रभाव नहीं डालेंगे। ठीक। अच्छा देखो क्या है, हम चेक कर लेते हैं। एक उदाहरण है, मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या ये क्वेश्चन आया था कि MnO का चुम्बकीय आघूर्ण बताओ, MnO का चुम्बकीय आघूर्ण बताओ। तो देखना भाई क्या आंसर क्या थे, उसके ऑप्शन क्या थे, A B C और D। ये आपके नीट के एग्जाम में आया पहले। तो देखो उसके आंसर थे 3.77, 4.81, 5.85 और 6.91। तो देखो क्या है, बच्चों ने क्या किया, सभी यही करते हैं कि सबसे पहले MnO, हमें पता है Mn में यहाँ Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है Mn+2, MnO में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +2। Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 4s2 3d5। Mn+2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या आ गया 4s2 3d5, 4s2 4s0 3d5। इसका मतलब D को उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। अच्छा देखो क्या है, यदि जिसे ये ट्रिक आती है तो वो तो क्या कर देगा, अभी 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब 5 के आगे पॉइंट लगी हुई कोई भी ऑप्शन देख लो, 5 के आगे पॉइंट लगा हुआ यही ऑप्शन है C कर देगा। जिसको ये ट्रिक नहीं आती है तो वो क्या करेगा, वो सूत्र लगाएगा μ = n n+2, इधर क्या रखेगा वो Bm बोर मैग्नेटॉन,
तो म्यू बराबर, अब युग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे 5, तो 5 प्लस 2, बाहर भी किससे गुणा करेगा 5 से, तो 5 2 7, 5 से गुणा किया तो कितना आ गई √35, कितना आ गया √35। और फिर वो √35 आते ही वो आइडिया लगाएगा 6 से कम कौन सी संख्या है वो आंसर होगा। तो इतना समय हमारा लगे नहीं, हम क्या करें उससे बचने के लिए सीधा युग्मित इलेक्ट्रॉन देखो और उससे आगे पॉइंट लगे हुए कोई भी ऑप्शन देख लो, वही उसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, ये तो हो गया चुम्मे के आगुण निकालना, हमने चुम्मे के गुणों का अध्ययन कर लिया। चुम्मे के आगुण का मान कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक जो डी उपकोष से ही संबंधित है, डी उपकोष से ही संबंधित है, 2-4 लाइन का है, वो है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। क्या है? अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। देखना क्या है कि जैसे ही ये जो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्वों के परमाणु ऐसे हैं, मान लो जैसे ये पास पास आएंगे, पास पास आते हैं, उन्हें हम कहते हैं निविड़ संकुलन। क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन। इंग्लिश में कहे तो उसे हम कहेंगे क्लोज पैकिंग। जब ये पास पास आते हैं ना इस प्रकार से, पास पास आते हैं इस प्रकार से, तो उनके बीच में रिक्त स्थान रह जाता है। ये इस रिक्त स्थान को हम कहते हैं अंतराकाश। क्या कहते हैं? अंतराकाश या रिक्त स्थान। अब इन अंतराकाश में छोटे रिक्त स्थान है, तो जैसे छोटे परमाणु हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, बोरोन हो जाए, कार्बन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए। जैसे कार्बन यहाँ आ जाए, मान लो हाइड्रोजन आ जाए, या कार्बन आ जाए, या कौन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए। छोटे परमाणु इन अंतराकाशों में आकर फिट हो जाते हैं, या अंतराकाशों में आकर चिपक जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, या यहाँ आकर फंस जाते हैं। जब ये छोटे परमाणु इन अंतराकाशों में आकर फिक्स हो गए, तो अब ये जो यौगिक बने हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। क्या कहते हैं? अंतराकाशी यौगिक। अच्छा देखो क्या है, पहले खाली जगह थी तो खोखला था, घनत्व कम था। जैसे ही ये भर गए तो इनका घनत्व क्या हो जाता है? घनत्व क्या हो जाता है? अधिक। जब घनत्व अधिक हो गया तो इनकी कठोरता भी क्या होगी? अधिक। घनत्व अधिक, कठोरता भी अधिक, या हम कहते हैं इनकी जो मजबूती है वो भी क्या होगी? अधिक। और इनके जो क्वथनांक हैं अंतराकाशी यौगिकों के, क्वथनांक भी अधिक, या हम कहते हैं गलनांक भी अधिक, गलनांक भी अधिक। क्वथनांक गलनांक अधिक होने से अंतराकाशी यौगिकों का उपयोग अधिक ताप पर भी कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? अधिक ताप पर भी इनका उपयोग हो जाता है। यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें अंतराकाशी यौगिकों के, तो टाइटेनियम के साथ में कार्बन, ठीक है, उसके अलावा है आयरन Fe के साथ में हाइड्रोजन, उसके अलावा है Mn के साथ में नाइट्रोजन। ये अपने अंतराकाशी यौगिकों के क्या है? उदाहरण है। अच्छा देखो क्या है, अब जो अंतराकाशी यौगिक ये बन गए ना, घनत्व अधिक हो गया, तो देखो जब जैसे ही घनत्व अधिक हो गया तो एक बात हमें और ध्यान रखनी है, वो क्या है? जब घनत्व अधिक हो गया तो उनकी जो तन्यता है, भाई घनत्व अधिक तो कठोरता मजबूती बढ़ी है, तो उनकी तन्यता, और एक और शब्द आता है आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ये दोनों मान क्या आ गए? कम आ गए। तो ये हमारे क्या है? अंतराकाशी यौगिक हो गए। और अच्छा एक बात और, जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं ना, ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत के भी, तापमान के भी क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और ये रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं सामान्यतः। क्या नहीं करते हैं? रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। भाई रासायनिक क्रिया किसी के साथ में कर ले तो ये अंतराकाशी यौगिक का